नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी यूट्यूब चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा होने ही वाली है कुछ दिनों में, और हमारा भी प्रयास यही है कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित वीडियो भी जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। आज से ही ये वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो आपसे यही निवेदन है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब संवेदनशील किसे होना है, आप महत्वपूर्ण शब्दावली को पकड़ लीजिए किसी भी प्रश्न की, तो आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। संवेदनशील किसे होना है, शिक्षक को होना है। किसके प्रति होना है, तो शिक्षार्थियों के प्रति नहीं होना है। ठीक है, शिक्षक को संवेदनशील शिक्षार्थियों के प्रति नहीं होना है, बल्कि विभिन्नताओं के प्रति होना है। तो शिक्षक को संवेदनशील विभिन्नताओं के प्रति होना है। अब देखिए कि शिक्षक को विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है हमारा, कौन सी विभिन्नताएं होंगी वो, तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है, और भाषा, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं हो सकती हैं। तो इनमें से किन विभिन्नताओं पर शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन जो है, संज्ञानात्मक क्षमताएं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, इन पर तो शिक्षक को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। ठीक है, संवेदनशील इनके प्रति शिक्षक होगा ही होगा। तो पहला तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो गया, ये तो होगा ही होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, ये कभी भी शिक्षक को इन सभी भिन्नताओं पर संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का पक्षपात भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय के आधार पर प्रभावित होना, ये शिक्षक की खूबी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, जिस ऑप्शन में लिखा हो केवल 1, तो वो है डी ऑप्शन। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, केवल 2 गलत है, क्योंकि दूसरा हमारा, क्योंकि भाषा, जाति, लिंग, धर्म पर आधारित है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। ए और 1 और 2 दोनों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सही है लेकिन 2 गलत है। ठीक है, न तो 1 और न ही 2, तो ये भी गलत है, क्योंकि 1 है आंसर, और केवल 1 जिसमें लिखा हुआ है ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शिक्षक को संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित जो भिन्नताएं हैं उनके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन, ठीक है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या प्रदान करता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कि समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल गलत। केवल कागज़ और पेंसिल के द्वारा आप आकलन करोगे और समग्र मूल्यांकन कर दोगे तो नहीं हो पाएगा, गलत है। निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन भी आप नहीं कर सकते। केवल कागज़ पेन से आप समग्र मूल्यांकन और निरंतर मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, पूरा मूल्यांकन तो आप केवल कागज़ पेंसिल से नहीं कर सकते। इसके साथ तीसरा ऑप्शन भी वैसा ही है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों प्रकार के जो ऑप्शन हैं ये एक ही कैटेगरी के जो है ऑप्शन है कि एक ही चीज़ को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछ लिया है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आकलन को सीमित कर देता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कागज़ पेंसिल जांच के द्वारा आकलन जो होता है वो आकलन को सीमित कर देता है, उसको कमतर कर देता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं गलत आंसर का चुनाव न कर लें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। ठीक है, बधिर बच्चा है, बधिर का मतलब जो दिव्यांग होता है। ठीक है, कर्ण बधिर, मूक बधिर, दृष्टि बधिर शब्द आपने सुने होंगे। तो शिक्षिका के लिए क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षिका के लिए जो महत्वपूर्ण है, इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एक को चुनना है। शिक्षिका के लिए महत्वपूर्ण ये है कि उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि बार बार संकेत करके भी वह नहीं समझ पा रहा है और फिर आप संकेत कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उसका।
ठीक है। तो संकेत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने बहुत बार संकेत कर लिए हैं उस चीज़ के प्रति और उसको बार बार संकेत करने के बावजूद बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस तरह के ऑप्शन को तो देखते ही इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत ही होगा। डांट फटकार इस तरह के शब्द जहाँ पर आ जाएं कि वह विद्यालय छोड़कर किसी अन्य केंद्र में प्रवेश ले ले, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यालय सलाहकार यानी कि काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने, इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में निपुण नहीं हैं और आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो वह अध्यापिका क्या करे, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें छात्र को उस जगह पर बिठाना पड़ेगा, सबसे आगे बिठाना पड़ेगा और उस जगह पर बिठाना पड़ेगा जहाँ से वो शिक्षिका को साफ तौर पर देख सके, उसके हाव भावों को देख सके और उनको जानकर अपने शिक्षिका की अभिव्यक्ति को समझ सके, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी, तीसरे का डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि अधिगम असमर्थता वाले बच्चे, जो अधिगम असमर्थता मतलब अधिगम माने सीखना, जो सीख नहीं सकती है, सीखने में जो असमर्थ हैं वो बच्चे क्या कुछ भी नहीं सीख सकते? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, कितनी भी उसमें अक्षमताएं हों लेकिन सीख तो वो सकता ही है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, अभी इसको पेंडिंग में डालते हैं। तीसरा है कि बहुत सक्रिय होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो असमर्थ है वो बहुत सक्रिय कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कम होती, ये नहीं हो सकता कि बहुत सक्रिय हो, ये तो विरोधाभास हो जाएगा। बहुत सक्रिय हो लेकिन बुद्धि लब्धि कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बुद्धिमान है और परिपक्व होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यदि वो बुद्धिमान और परिपक्व होता तो अधिगम असमर्थ क्यों होता? तो इसका बी जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि अधिगम के कुछ पक्षों से वह संघर्ष करता है लेकिन धीरे धीरे वह सीख जाता है। तो अधिगम असमर्थता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ये इसका सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। कैसे, किन तरीकों से कर सकता है? तो शिक्षक प्रोत्साहित कर रहा है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है और सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आप ढूंढें तो पहले उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ही उन कीवर्ड्स को, जो मुख्य जो प्रमुख शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लें, ताकि आप जब आंसर ढूंढें, जब ऑप्शन को पढ़ें तो आपके दिमाग में वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में पहले से ही हों। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। किन तरीक़ों से? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, ठीक है। तो कंठस्थ करना बिल्कुल गलत है कि रटंत विद्या के लिए तो आप बिल्कुल भी रटंत विद्या को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देना है, ठीक है। समझना है चीज़ों को, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कंठस्थ ही नहीं होगा तो प्रत्यास्मरण भी वही चीज़ हो गई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न दे करके, तो ये कुछ ठीक लग रहा है लेकिन इसको भी अभी पेंडिंग में रखते हैं। चौथा है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीक़ों से सोचने के लिए कहकर, तो ये जो ऑप्शन है डी, ये सही है बिल्कुल, कि समस्या समाधान करना है हमें और इसके लिए कितने तरीके हो सकते हैं, उन विभिन्न तरीक़ों को सोचने के लिए उस विद्यार्थी को कहेंगे, तो इससे उसके सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर सृजनात्मक विचार आएंगे। सृजनात्मक विचारों का मतलब विचारों का सृजन कर सके, विचारों को उत्पन्न कर सके, ईजाद कर सके, ठीक है। अलग अलग विचारों को सृजन कर सके। तो सृजनात्मक जिन विचारों से वह अपने उत्तर को, अपने प्रश्न को, अपनी समस्या का समाधान कर पाए, उन्हें कहते हैं सृजनात्मक विचार। तो उन विचारों के लिए प्रोत्साहित होगा बच्चा यदि शिक्षक उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहेगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो कीवर्ड्स आप ढूंढ लीजिए पहले इस प्रश्न के,
दार्शनिक दृष्टिकोण हमें ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? व्यवहार करने के लिए ढूंढना है। किस में से ढूंढना है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप कक्षा से बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे संस्थान में डाल रहे हैं, ये नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, एक तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, मतलब कि स्पेशल चाइल्ड हैं, और उन्हें आप व्यावसायिक शिक्षा ही केवल देंगे तो बिल्कुल सही नहीं है उनके लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। और चौथा है उन्हें किसी प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है चौथा ऑप्शन। तो सी जो ऑप्शन है इसका, कि उन्हें समावेशी शिक्षा, हर तरह की शिक्षा का जिसमें समावेशन किया गया हो, ऐसी शिक्षा और नियमित विद्यालय जो हों, रेगुलर स्कूल जो हों, उनमें अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो जब ये होगा तो उन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण में हमारे पास कौन सा दृष्टिकोण आया? कि समावेशी शिक्षा हो, नियमित विद्यालय हो और उन्हें नियमित रूप से अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित विधि का आशय है। किस विधि को आप विद्यार्थी केंद्रित या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहेंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत प्रतीकात्मक विधियां। तो परंपरागत विधियां तो हमारी अधिगमकर्ता केंद्रित हैं ही नहीं। ठीक है, वो तो शिक्षक केंद्रित हैं, और शिक्षक ही अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देगा तो अधिगमकर्ता केंद्रित कहाँ रही? वो तो शिक्षक केंद्रित ही हो गई, शिक्षक ने ही सब कुछ कर दिया। तीसरा ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता के रूप में होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो सीधी सी बात है चौथा बिल्कुल सही होगा कि वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, तो वही तो हुआ अधिगमकर्ता केंद्रित, यहाँ पर विद्यार्थी अपनी ओर से प्रयास करे। ठीक है, वो जिस टॉपिक को पसंद करता है उस पर बोलना चाहे, ठीक है, या जिस तरह उसको समझ में आ रहा है उस तरह वो प्राप्त करना चाहे चीज़ को, वस्तु को, ज्ञान को, तो वह जो होता है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है। और अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय यही है कि वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ठीक है, सीखने के लिए प्रमुख इनमें से कौन सा? तो अनुबंधन प्रमुख नहीं है, अनुबंध कर देना। अनुकरण भी प्रमुख नहीं है। ठीक है, और रटकर याद करना, ये भी रटकर तो बिल्कुल ही गलत है। अर्थ निर्माण ये सही है। ठीक है, सीखना, यदि आपको किसी चीज़ को सीखना है तो आप मान लीजिए एक वाक्य है या कोई निबंध है, कोई कविता है, ठीक है, यही तो होता है छात्रों के स्तर पर, 6 to 8 के स्तर पर यही तो होती हैं ये चीज़ें। तो आपको उनका अर्थ निर्माण करना है, अर्थ निकालना यदि आपको आ गया तो आप उसे सीख सकते हैं। तो अर्थ निर्माण करना सीखने के लिए प्रमुख है। ठीक है, सिर्फ 6 to 8 लेवल पे ही नहीं, लगभग हर जगह ही ये चीज़ फॉलो की जा सकती है कि यदि आप किसी चीज़ का अर्थ समझ जाते हैं तो आप उसको सीख सकते हैं आराम से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना, पियाजे और वाइगोत्स्की इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, इतना ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, बिल्कुल गलत है। रचनात्मक कक्षा है और शिक्षार्थी निष्क्रिय है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, नहीं। रचनात्मक कक्षा में उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? शिक्षक, ठीक है, उद्दीपक हो गया शिक्षक या पाठ्य सामग्री, अनुक्रिया करेंगे छात्र, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है।
तीसरा है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, तो ये भी गलत है। तो चौथा ही इसका सही, इसका भी डी आंसर सही है कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाएगा। ठीक है, रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है वह शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाएगा जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का आंसर है डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। ठीक है, अब कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आधारभूत सहायता और जिसका आशय क्या है, समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। आपको तब तक वो चीज़ बताते चले जानी है जब तक शिक्षार्थी स्वयं उस चीज़ को न कर सके। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। अब कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये एक सही तरीका हो सकता है। ठीक है, हमें तब तक सिखाना है विद्यार्थी को जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, तो उसको ऐसा एक चीज़ दे दो जो पहले से आधा हल किया हुआ है और आधा विद्यार्थी को हल करना है। ठीक है, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, ये तो बिल्कुल टॉर्चर हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, नहीं, इसे पुरस्कार देना एक सही बात तो है लेकिन ये हर जगह काम नहीं आ सकता। उसे बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, बताने से भी नहीं होगा। अब किसी को कितना ही बता दीजिए कि बार बार प्रयास से होगा, बार बार प्रयास से होगा, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं कि करना कैसे है तब तक वो नहीं होगा बार बार प्रयास से भी। ठीक है, तो एक ही तरीका हो सकता है कि हम उसको आधा समाधान हल करके दे दें उस प्रश्न का या फिर उस समस्या का, और आधा जो है उसे कहें कि तुम्हें आगे ये करना है। आगे आधा हमने कर दिया है, इस तरह किया है और इसी तरह इसका बाकी का पार्ट भी होगा, वो तुम्हें करना है। तो ये एक सही तरीका हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ए। ठीक है, उसे आधा समाधान या हल किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। कह रहे हैं कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। ठीक है, उसका आकलन करने के लिए आप उन्हें, ठीक है, आप देखिए कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उसका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे। एक विविध प्रकार का कार्य और परीक्षण दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उसको नामित करेंगे। नहीं, कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। नहीं। यदि देखिए इस प्रश्न की, किसी भी प्रश्न के मूल भाव को समझिए। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सीखने की विविध शैलियाँ हैं और विविध शैलियों वाले बच्चे भी हैं, उन बच्चों के पास वे सभी शैलियाँ हैं विद्यमान। तो यदि आप एक समान सेट देंगे तो विविध कहाँ रही वो चीज़ें, कार्य और परीक्षण विविध कहाँ रहे। ठीक है, समान अनुदेश होंगे तो विविधता कहाँ गई, वो तो एक समानता हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। जब शैलियाँ विविध हैं, अनेक कार्य हैं, अलग अलग कार्य हैं, तो एक समान समय कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि विविध प्रकार के कार्य दिए जाएं और विविध प्रकार के परीक्षण दिए जाएं ताकि विविध प्रकार के शैलियों वाले बच्चों का आकलन किया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे ताकि उस कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चों का आकलन किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है। ठीक है, इसे कहा जा सकता है। अब देखिए बच्चों की गलत धारणाएं, मुख्य शब्द क्या है, बच्चों की गलत धारणाएं, और उन्हें क्या कहा जा रहा है, वैकल्पिक धारणा, मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है वैकल्पिक धारणा कह करके। तो ऐसी एक चलन हो गया है समाज में कि बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। तो इसे क्या कहा जा सकता है शिक्षा शास्त्र के अनुसार। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। बच्चे गलतियां करें और आप उनको शाबाशी दें, अरे वाह क्या बढ़िया काम किया है, तो क्या ये सही होगा, नहीं। बच्चों को उनकी
सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे छोटे होते हैं, अगर कोई अच्छी बात बोलती तो हम बोलते हैं अरे ये तो बड़ा हो गया, ये तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ों जैसी बात कर रहा है, बड़ों जैसी बात कर रहा है, तो ये भी नहीं, गलत है होगा। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, बिल्कुल गलत है। सीखने के प्रति निष्क्रिय रहेंगे तो सीखेंगे कैसे? चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जो कि सही ही होगा, क्योंकि 3 गलत हो गए हैं मेरे हिसाब से। तो चौथा ऑप्शन है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। यदि हम ये इस चीज़ को समझ लेंगे कि बच्चे भी सोचते हैं, वे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, ठीक है, तो इस धारणा को मानने से हम इस वैकल्पिक धारणा को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ये मानने से कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, ऐसा मान करके हम वैकल्पिक धारणाओं की एक परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। अब भले ही वो गलत धारणाएं हों, लेकिन ये एक चीज़ तो बता रही है कि बच्चे सोच रहे हैं और कुछ भिन्न सोच रहे हैं। एक चीज़ तो हमको ये पता चल ही रही है जो कि इन चीज़ों से पता नहीं चल रही है। अब उसे सुधारना कैसे है? यदि वो वाकई में गलत है तो उसके लिए फिर दूसरी चीज़ सोचेंगे, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बच्चे सोच सकते हैं और प्रौढ़ों से भिन्न सोच रहे हैं, बजाय कि इन शब्दों का प्रयोग करने के बजाय कि आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, या बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो किताबी भाषा है ऐसा ऐसा करके, तो ये चीज़ नहीं बोलनी है। हमें ये जानना है कि बच्चे सोच सकते हैं, प्रौढ़ों से भिन्न सोच रहे हैं, और अगर गलत सोच रहे हैं तो इसका उपाय क्या हो। चलिए, इसका आंसर है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है, ठीक है। कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षक की भूमिका का उचित और सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में, ठीक है। तो पहला है कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, कि क्या उस कक्षा में चर्चाओं के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है किसी एक तरीके से कि चर्चा के यदि अवसर उपलब्ध होंगे तो एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर चर्चा होती रहे, ठीक है, विषय के ऊपर छात्रों के बीच और अध्यापकों के बीच। तो ये सही है। प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत है। आपको बच्चों में ही कंपटीशन बढ़ा देना है कि सबको फर्स्ट आना है, देखते हैं इस बार फर्स्ट कौन आता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। इससे जो फर्स्ट नहीं आएगा तो उसमें हीन की भावना आएगी अपने प्रति, और जो सबसे आगे आएगा उसके प्रति भी राग द्वेष आदि कई तरह की कक्षाओं में ये प्रवृत्तियाँ बढ़ सकती हैं, तो ये नहीं करना है। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित तो करना ही नहीं है। और एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, बिल्कुल गलत बात है। यदि कोई बच्चा फर्स्ट आ सकता है तो उसको भी हम उसी मापदंड पर लाएंगे जिस मापदंड पर हम उस कक्षा के सबसे कमज़ोर बच्चे को ला रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगी चीज़। और चौथा है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल कोई भी सही ऑप्शन नहीं है कि इस बात का चुनाव करने के लिए कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम है या नहीं। ये तो आप छोटी कक्षाओं में भी कर सकते हैं और कॉलेज की कक्षाओं में भी कर सकते हैं, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग। तो इसका जो आंसर है वो चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, यही सही उत्तर है, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम जो वर्णन है वो यही है कि वो कक्षा में चर्चा के अवसर उपलब्ध कराता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ठीक है। पहला कथन है देखिए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में होना चाहिए, और कौन सा कथन सही है हमें ये ढूंढना है। मतलब हमें ये ढूंढना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से ऑप्शन गलत हैं और कौन सा सही है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यदि भीतरी प्रेरणा होगी सीखने के लिए तभी तो अधिगम प्रभावी होगा। यदि आप किसी बच्चे को संज्ञा पढ़ा रहे हैं या सर्वनाम पढ़ा रहे हैं या साइंस का कोई सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे की रुचि जो है वो कला के विषय में है, ड्राइंग के विषय में है, तो उसके अंतर्निहित प्रेरणा ही जब उसको सीखने की इच्छा नहीं देगी आपकी कक्षा में, तो अधिगम प्रभावी कैसे हो पाएगा, ठीक है।
बच्चा जो है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है और आपने उसको व्याकरण के सिद्धांत सिखा रहे हैं, सूत्र सिखा रहे हैं, तो उसकी रुचि ही नहीं है, भीतरी प्रेरणा कहाँ से आएगी? तो ये एक सही ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। बिल्कुल गलत बात है। बाहरी शिक्षक और उसके सहपाठी कितना ही प्रभावित हों, लेकिन जब तक बच्चे के अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी सीखने के लिए, तब तक वह अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। तीसरा है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। गलत बात है, होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ये भी गलत ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी तरह के प्रश्नोत्तर पाते रहने के लिए जब तक कि एग्ज़ाम आता है तब तक आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ इन क्वेश्चंस और आंसर से रिलेटेड मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको और किस किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता ही देता हूँ कि संस्कृत विषय के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन पर भी वीडियो जल्द ही इस पर आने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद सबसे पहले आंसर की भी इसी चैनल पर बताई जाएगी। धन्यवाद।